दोस्तों, अगर मैं कहूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग चल रही है महायुति में, वो गले में फंसे किसी हड्डी से कम नहीं है इस समय बीजेपी के लिए। जी हां, बिल्कुल। विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग जो है वो बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गई है। कैसे बन गई है हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, जब से विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई है और दिन नजदीक आ रहे हैं, लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं जब लगातार महायुति के नेताओं के बीच बैठकें चल रही हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है कि सीट शेयरिंग में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अब जो संभावित सीटें जो सामने आ रही हैं उसमें माना जा रहा है कि बीजेपी 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उतनी ही सीट जो है वो लेना चाहती है। उसके बाद अगर देखिए कि 150 से 160 सीटें अगर वो बीजेपी लेना चाहती है तो फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्या 70-80 के आसपास सीटें लेंगी और क्या 50 सीटों के आसपास अजीत पवार की एनसीपी रहेगी? क्या ऐसा होता दिखाई देता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये इसीलिए क्योंकि देखिए, बीजेपी ने जब 2019 में 150 के करीब सीटों पर जब चुनाव लड़ा था, उस समय 105 सीटें वो जीत करके लाए थे। उस समय महाराष्ट्र में मोदी लहर थी और 2014-2019 में ये दिखा था साफ साफ, क्योंकि जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर वो सीटें भी भाजपा ने जीती जहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इससे सिर्फ जनता ही नहीं, विपक्ष के दल ही नहीं, बल्कि महायुति के दल के नेता भी ये समझ गए हैं कि महाराष्ट्र में इस बार वो लहर नहीं है जो पहले दिखी थी। और इसीलिए अब वो भी चाह रहे हैं कि हमें हर सीट से लड़ना होगा, क्योंकि इस बार अगर एमवीए को हराना है तो पूरी कोशिश करनी होगी और हर सीट से लड़ना होगा। और क्या बीजेपी पर इसीलिए अजीत पवार की एनसीपी के कई नेता भरोसा नहीं जता पा रहे कि क्या इस बार भी बीजेपी अगर 150-60 सीटें पर लड़ती है तो क्या 105 जीतेगी? इस बात की कितनी संभावना है, क्योंकि वो लहर तो इस बार दिख नहीं रही। और इसी आशंका को लेकर के अजीत पवार की एनसीपी के कई नेता जो है इस सीट पर मानने वाले नहीं है, जिसका उदाहरण हमने 1.5-2 महीने पहले छगन भुजबल के उस बयान में देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजीत पवार की एनसीपी को इस बार 90 सीटों से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए, कम से कम 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। और वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो पहले ही 100 सीटों की डिमांड करके बैठी हुई है। अब गले की हड्डी क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी वापस से अगर उसी तरीके से सीट जीत गई होती, 48 में से 40 पार कर गए होते अगर इनकी महायुति के गठबंधन, तो अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता कहीं ना कहीं दबे नजर आते। लेकिन जब वो हवा ही नहीं है, वो लहर ही नहीं है, और खुद इनके दल के नेताओं को भी यकीन नहीं है कि क्या 150 सीटों पर जीत करके ये फिर से 105 सीटें जीतेंगे बीजेपी के लोग, तो फिर क्यों वो इतनी सीटें जो है वो बीजेपी को देंगे? क्यों नहीं वो सीट अपने पास भी रखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी जीत करके ला सकती हैं? इस बात को लेकर अब माथापच्ची चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से माना जा रहा है कि सोर्सेस के हवाले से खबर है कि जब कुछ दिनों पहले अमित शाह महाराष्ट्र आए थे तो उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया था, जिसमें 2019 में जब गठबंधन शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय के रिजल्ट में और इस समय के रिजल्ट में जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें कितना प्रभावी रही है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसका एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से, जिस तरीके से जो महाराष्ट्रियन है उनके वोट्स किस तरीके से उन्हें मिले हैं, या जिस तरीके से उत्तर भारतीय उनके सीट, तो इस तरीके के लेकर ग्राउंड लेवल की कुछ होमवर्क किए गए थे जिसका प्रेजेंटेशन अमित शाह को दिखाया गया है, ताकि जो सीटें एकनाथ शिंदे की शिवसेना मांग रही है वो सीटें उन्हें दी जा सके, उनका भरोसा जीता जा सके। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार बड़ा खेला कर सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि ऐसी खबर है कि अजीत पवार से जब अमित शाह की मुलाकात हुई थी तो ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिहार में 2019 में एनडीए वर्सेस जो वहां की पार्टी थी बिहार की, उनके बीच में जो फॉर्मूला तय हुआ था, वही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तय किया जाए। यानी सीधी सीधी सी बात है कि अजीत पवार की नजर इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। और कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ये बात कह भी चुके हैं कि उनसे बाद में जिन्होंने राजनीति शुरू की थी वो आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अजीत पवार जो सबसे पहले जिन्होंने राजनीति शुरू की थी वो अभी भी डिप्टी सीएम तक ही पहुंचे हैं। तो ये बात उन्होंने एक भरे मंच से कही थी जहां पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। हालांकि बाद में हंसी मजाक में ये बात टाली गई, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार की गतिविधियां हैं, जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरीके से अगर ये बात सच है, ये खबर सच है कि अगर वो बिहार वाला ही
फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी चाह रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी है और वो पहले भी इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं और कह चुके हैं। और इसीलिए आप देखिए कि अजीत पवार की एनसीपी बार बार जो है वो 90 सीटों की जो है राग अलाप रही थी 1.5 से 2 महीने पहले, लेकिन फिर खबर आई कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हो रहा है, बीजेपी 150 सीटें अपने पास रखना चाहती है, तो ऐसे में 70 सीटों के आसपास जो है फिर फाइनली खबर आई कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उनका मानना है कि कम से कम 70 सीटें उन्हें मिले। लेकिन अगर 150 की सीटें 150 160 सीटें जो बीजेपी जैसा कि माना जा रहा है कि वो लड़ना चाह रही है, अगर वो इतनी सीटें खुद रखते हैं तो फिर बची हुई सीटों में से ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजीत पवार की एनसीपी को समझौता करना पड़ेगा। और इस समझौते के लिए क्या दोनों पार्टियां तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। और यही फंसती है गले में हड्डी, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे खुद ये बात जानते हैं कि इस बार जिसके पास ज्यादा सीटें रहने वाली हैं वो ही दावा कर सकता है मुख्यमंत्री पद का, और दोबारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जरूर बनना चाहेंगे। और क्योंकि आप देखिए 2022 में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पूरा आप प्रोसेस देखिए, पूरी जर्नी देखिए, तो एकनाथ शिंदे की जो जिस तरीके से जर्नी है, वो मुख्यमंत्री जिस तरीके से बने हैं, वो अब दोबारा वहां से हटना नहीं चाहेंगे इतनी जल्दी, क्योंकि वो पहले भी कह चुके कि 2 साल ही उनकी सरकार को हुए और जो कुछ वो कर पाए हैं इसीलिए वो दोबारा जो है वो सत्ता में आना चाहते हैं और भी कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए। ये बात वो पहले कह चुके हैं। और दूसरी तरफ अजीत पवार जो पहले ये कह चुके हैं कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, हालांकि बाद में जिन्होंने राजनीति शुरू की वो जरूर मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे में क्या जो कह रहे हैं कि सीटों की शेयरिंग को लेकर के क्या दोनों पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी, ये दोनों क्या उन सीटों पर मानेंगी जो बीजेपी उन्हें देना चाह रही है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और दोनों प्रमुख नेता हालांकि खुलकर इस पर बयानबाजी नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने इस पर खूब बयानबाजी पहले की थी और दबाव बनाने की कोशिश की थी। अब आप देखिए दबाव बनाने की राजनीति से मुझे एक बात याद आई कि अगर हरियाणा की तरह ही, जैसे हरियाणा में हमने अभी देखा कि कई सारे बीजेपी के नेताओं के टिकट काटे गए और उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ है वहां पर वो आपको भी पता है। अगर महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना अजीत पवार की एनसीपी के दबाव में आने के बाद, क्योंकि बीजेपी उतनी मजबूत महाराष्ट्र में नहीं है, ये सभी को पता है, और इस बार दबाव में आने के बाद अगर वो अपने कुछ नेताओं के टिकट काट देती है, तो क्या हरियाणा वाला जो सीन है वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग वो पहले दिखाई देती थी, जितना 2014 और 2019 में दिखती थी, और जिसकी वजह से बाकी पार्टियों को उनकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन इस बार सीन बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल अलग हट करके जो है इस समय पिक्चर महाराष्ट्र की है, जहां पर बीजेपी भी उतनी मजबूत नहीं है, अपनी क्षेत्रीय पार्टियों के बराबरी इस समय उनका भी प्रभाव है, जैसा एकनाथ शिंदे की है, चाहे वो अजीत पवार की बात कर ले, और उन्हें मिलकर लड़ने की बात इसीलिए कही जा रही है। तो सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग को लेकर जो मैंने शुरुआत में कही कि मोटी हड्डी बीजेपी के गले में फंसी हुई है और ये इतनी जल्दी जो है वो नहीं निकलने वाली। और इसके बाद सीट शेयरिंग के बाद हमें भी और आपको भी इंतजार होगा कि जो नेता हैं जिन्होंने ज्यादा आकांक्षा रखी हुई है कि इतनी सीटों पर लड़ेंगे, उनके क्या रिएक्शन आते हैं, और क्या क्षेत्रीय लेवल पे वो नेता पार्टी बदलेंगे जब उनके मन मुताबिक उन्हें सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो नेता पार्टी बदलेंगे, ये ही सबसे बड़ा फैक्टर फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बनने जा रहे हैं। भले ही ये पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में टिकट ना पा पाए, इनमें से कुछ को मिल सकता है एनडीए गठबंधन से, पर सबको नहीं मिल सकता। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये पार्टी बदल देंगे तो वोट काटने का मादा ये क्षेत्रीय नेता जरूर रखते हैं, और वो विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुख्य फैक्टर होने जा रहा है। भले खड़े ना हो, लेकिन जो लोग खड़े हैं उनका वोट काटा जा सकता है, और वोट काटने की राजनीति विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिल सकती है। और आपको पता है कि जब वोट कटते हैं तो 15-20 हजार वोटों का फर्क भी बहुत बड़ा फर्क होता है, और एक प्रतिनिधि जो है, एक प्रत्याशी जो है वो हार सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।